धन संपदा, संपत्ति, प्रॉपर्टी बेशकीमती है। उम्र गुजर जाती है इसे जोड़ने में, लेकिन जिसे यह विरासत में मिलता है उसके लिए उसे बचाए रखना, उसे बरकरार रख पाना ही बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन। काफी सौभाग्यशाली हैं वो लोग जो संपत्ति को जोड़ते हैं, जोड़ने में कामयाब होते हैं। लेकिन इसके साथ ही वो लोग भी काफी किस्मत वाले हैं जो अपनी विरासत को संभाल लेते हैं सफलता के साथ, बल्कि संभालते ही नहीं, उसे और भी आगे ले जाते हैं। शुरुआत में मैंने कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं की, सभी जानते हैं इसे, हम भी, आप भी। पर ज्यादा जरूरी बात तो यह है कि आखिर वह धन संपदा, संपत्ति, प्रॉपर्टी आखिर है क्या, उसका डिफिनेशन क्या है। परिभाषा बिल्कुल अलग अलग है सबकी नजर में, दिल दिमाग में। लेकिन एक बात हम बिना किसी संकोच के कह सकते हैं, अधिकांश लोग अंधेरे में हैं। सारे लोगों की अपनी भाषा, अपनी बोली, पर अधिकांश की नजर में उसकी अपनी परिभाषा ही परफेक्ट है। संपत्ति मतलब पैसा, गाड़ी, जमीन जायदाद, बैंक बैलेंस, फैक्ट्री, शेयर डिबेंचर, बिजनेस, ब्रांड वैल्यू और पता नहीं क्या क्या। यही है मतलब संपत्ति का, प्रॉपर्टी का। इसी के लिए तो प्रार्थना करते हैं लोग, मंदिर जाते हैं, मन्नत मांगते हैं। और हाँ, कुछ लोगों की नजर में संतान भी प्रॉपर्टी ही है, बिल्कुल सही। लेकिन हमारे शास्त्र में ही नहीं, परंतु व्यवहार में भी संपत्ति की वास्तविक परिभाषा कुछ और ही है। ये सभी संपत्ति तो है, लेकिन इसका नंबर बहुत बहुत बाद में आता है। असली संपत्ति है आपका स्वास्थ्य, जिसके बिना हर दौलत बेकार है। आपकी शिक्षा, आपका ज्ञान, वो आपको देती है पहचान। आपका संस्कार जो गढ़ता है आपको बहुत ही शिद्दत के साथ। इन्हीं सब के कारण आप में सद्विचार आता है, सद्गुण आते हैं, व्यक्तित्व तो संवरता है। इन्हीं सब के कारण हमारी चिरस्थायी पहचान बनती है, जो मृत्यु के पश्चात भी कायम रहती है। अपनी इसी पहचान के कारण हम लोगों के दिलों में रचते बसते हैं। हमारी व्यावसायिक या बौद्धिक कुशलता, जिसके कारण हम में वैसा गुण पैदा लेता है जो हमें रोटी देता है। रोजी रोजगार हमारी उसी कुशलता, उसी दक्षता के कारण है। और कुल मिलाकर यही है मौलिक संपत्ति अर्थात बेसिक प्रॉपर्टी का मतलब। लेकिन एक और भी तथ्य है जिसे किसी भी स्थिति में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वह है हमारे व्यवहार, जो पूरी तरह हमारे अन्य सभी गुणों और संस्कार के कारण तैयार होते हैं। किसी भी रिश्ते को शिद्दत के साथ निभाने की चाहत, हमारी वह आकांक्षा जब हम रिश्तों के तार बुनते हैं उन धागों को जो किसी भी संबंध को आहत करने से बाज आता है, रिश्तों में मिठास घोलता है। हमारी वह मानसिकता जो बखूबी जानती है कि जीवन की असली संपदा यही सब है। इसी सब के कारण अनेक महापुरुष, भले ही राजा रहे हों या रंक, पर वे हमारे दिलों में आज भी जिंदा हैं। यदि आप गौर करें तो हमारे व्यक्तित्व की यही वो सारी विशेषताएं भी हैं जिसके कारण कोई व्यक्ति विशेष अन्यों के मुकाबले अधिक धन संपदा, नाम, प्रसिद्धि, ख्याति, सम्मान, पहचान, चाहे आप कुछ भी कहें, उसे प्राप्त करता है। इसी के साथ यही वो सारा गुण है जो हमें उस योग्य बनाता है जब हम विरासत को संभाल सके। एक बात और, इन सभी सद्गुणों को अर्थात इन वास्तविक संपदाओं को हम अपने आने वाले जनरेशन में किस हद तक ट्रांसफॉर्म कर पाते हैं, नई पीढ़ी को किस स्वरूप में गढ़ते हैं, यह भी संपदा ही है। जहां तक रही रुपये पैसे, बैंक बैलेंस, गाड़ी, बंगला, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, बिजनेस, शेयर डिवेंचर की बातें, तो बिल्कुल ये सभी भी एसेट है, प्रॉपर्टी है, संपदा है। लेकिन इन सब का मतलब तभी है जब शुरू की उस प्रॉपर्टी के मामले में हमारी कंगाली या तंगहाली न हो। सबसे खूबसूरत बात तो यह है कि असली प्रॉपर्टी को थोड़ी सी शिद्दत, जरा सी कोशिश, अपनी तपस्या और अपने संस्कार व्यवहार से हम अर्जित कर सकते हैं। इसके बाद चिंता न करें, सारी प्रॉपर्टी आपके पास आएगी, चाहे आपकी परिभाषा में जो भी हो। परंतु शर्त केवल इतनी है कि सभ्यता, संस्कार, नैतिकता, कानून के दायरे में आपकी वह आकांक्षा, आपकी महत्वाकांक्षा और आपकी परिभाषा हो। वास्तव में हकीकत यही है। और जब बात सूर्यकांता की है तो बात इसी नोवेल के मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर रामनाथ बाबू अर्थात ब्रह्मा जी की। यदि आपका रास्ता सही है तो आपको लक्ष्य मिलेगा ही। आपको याद होगा ब्रह्मा जी ने गुण और संस्कार को प्राथमिकता दी और अपनी रियासत की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण रियासत में विवाह किया।
अपनी मां की सहमति, उनकी अनुमति से। बाद में ब्रह्मा जी का एकमात्र बेटा गंभीर रूप से बीमार हो गया। इसके बाद ब्रह्मा जी के ससुराल अर्थात उस बेटे के ननिहाल में एक दासी या सेविका ने दृढ़ प्रतिज्ञा ली, प्रण किया, और वह भी किसी को जानकारी दिए बिना, हे भगवान, हे प्रभु, उस मासूम बच्चे को स्वस्थ कर दो, मैं आजीवन छठ व्रत करूंगी। भगवान भास्कर की पूजा उपासना। और आपको जानकारी है कि सनातन संस्कृति, संस्कार और जितने भी व्रत त्योहार हैं उसमें छठ महाव्रत सबसे अधिक नियमबद्ध और कठोर महाव्रत है, जो बिहार, उत्तर प्रदेश, नेपाल, झारखंड और दिल्ली ही नहीं बल्कि अब तो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मनाया जाता है। हमारे संस्कार, हमारा व्यवहार ऊंच नीच, गरीब निर्धन और अमीरों के बीच खिंची बारीक सी लकीर को लांघ जाते हैं। यही कारण है कि जिसे हम पुराना जमाना कहते हैं, तब लोगों की शिक्षा चाहे जितनी भी हो पर उनकी समझ बहुत ज्यादा होती थी। उनका मर्यादित, अपनत्व भरा व्यवहार, उनका हाव भाव खींच लेता था, जोड़ देता था सभी को। विधाता ने लिखा है हाथों की लकीर में हमारी किस्मत को, पर अपना रास्ता हम स्वयं चुनते हैं और बढ़ चलते हैं अपने रास्ते पर, अपनी डगर पर, हर पल हर क्षण। एक शख्स दीवाना हुआ, भीड़ से अलग कहीं, सुकून की तलाश में, सुनहरे भविष्य की आस में, निकल पड़ा वो घर से दूर दूर। एक शख्स दीवाना हुआ, भीड़ से अलग कहीं, सुकून की तलाश में, सुनहरे भविष्य की आस में, निकल पड़ा वो घर से दूर दूर दूर। रास्ते में जो मिला उसी के संग हो चला। एक शख्स दीवाना हुआ, भीड़ से अलग कहीं, सुकून की तलाश में, सुनहरे भविष्य की आस में, निकल पड़ा वो घर से दूर दूर। अदालत द्वारा हवेली पर जाकर सूर्यकांता की मेडिकल जांच करने और रिपोर्ट पेश करने का आदेश देने के बाद सूर्यकांता की सास के मन में खौफ था। अपनी रियासत, अपनी जायदाद को शिद्दत से बचाने के लिए जुटी वह अब सोचने लगी आगे क्या होगा। एक तो जायदाद का सवाल और वहीं दूसरी ओर खौफ भी। भेद खुलने का डर, सच निकल आने का डर, रियासत जाने का डर, मन में बात घर कर गई। दिल था घबरा गया, होश थे उड़ गए। अब रास्ता नहीं कोई था बचा, अब रास्ता नहीं कोई था बचा, अब रास्ता नहीं कोई था बचा। अदालत में चौधरी परिवार का पक्ष रख रहे लंदन से आए विख्यात वकीलों ने सूर्यकांता की सास को यह आश्वासन दिया, उन्हें उदास होने की कोई जरूरत नहीं, अभी तो उनकी तर्कश में बहुत सारे तीर बाकी हैं। हो न तुम उदास, रखो अभी भी आस, कई तीर हैं अभी भी मेरे पास, कई तीर हैं अभी भी मेरे पास। जब जांच दल आए लौटा दिया जाए, मैं के चली गई जांच जिसकी है, यही कहा जाए, कहा यही जाए, यही कहा जाए, कहा यही जाए। अदालत के आदेश पर जब महिला चिकित्सक और अधिकारी जब हवेली पर पहुंचे तो अंग्रेज अधिवक्ताओं द्वारा दी गई सलाह के अनुरूप सूर्यकांता की सास ने उनसे कहवा दिया सूर्यकांता अभी घर पर नहीं है, वह अपने मायके चली गई है। इसके बाद दूसरे पक्ष के आग्रह पर अदालत के द्वारा जारी निर्देश के बाद वह टीम सूर्यकांता के मायके भी गई और वहां बताए गए पते के अनुसार बड़े शहर के हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास पहुंची, पर वहां भी उसे टीम को असफलता ही हाथ लगी। इधर सूर्यकांता की सास या फिर उनके वकीलों की योजनाएं परवान चढ़ चुकी थी और फिर उसके बाद एक दूसरा हलफनामा दायर किया गया जिसके अनुसार सूर्यकांता ने जन्म दिया था एक पुत्र को,
चंद्रकांत को, जो चौधरी परिवार की रियासत का वारिस होने वाला था। 3 बार 3 जगह से लौटे, किए जांच बिना दल थे लौटे। फिर झूठ का आधार, झूठा हलफनामा, हुआ पुत्र पैदा, ऐसा पहना दिया जामा। नाम था रखा चंद्रकांत उसका, वारिस था वो जन्मा इस रियासत का, वारिस था वो जन्मा इस रियासत का। कोर्ट कचहरी की जद्दोजहद, सूर्यकांता की सास के व्यवहार और अपने जीवन में आई उदासी, और एक मामले में कहा जाए तो अपने आसपास के संपूर्ण वातावरण ने सूर्यकांता के जीवन में भूचाल ला दिया था। लेकिन इन सारी बातों के बीच भी उसे बार बार याद आ रही थी अपने पति की बातें। अपने जीवन साथी का साथ छोड़ने के बाद उसका एक एक पल घने काले अंधेरे छांव में गुजर रहा था। ऐसा लगता था जैसे हजार बादलों के पार से कहीं ना कहीं से उसके पति की आवाज गूंज रही थी। उसे समझाना चाहती थी, बताना चाहती थी, याद दिलाना चाहती थी कुछ। मरने से पहले मरो नहीं तुम, जीवन खुलकर जीने से रुको नहीं तुम। मरने से पहले मरो नहीं तुम, जीवन खुलकर जीने से रुको नहीं तुम। दुनिया से भी डरो नहीं तुम, दुनिया से भी डरो नहीं तुम। गर विश्वास अडिग है तेरा और विवेक तेरा दामन है पकड़ा, फिर अपने पथ पर बढ़े चलो तुम। कौन यहाँ क्या है कहता, इसकी फिक्र करो नहीं तुम। कौन यहाँ क्या है कहता, इसकी फिक्र करो नहीं तुम। मरने से पहले मरो नहीं तुम। सूर्यकांता को हर क्षण याद आती थी अपने पति की, उन पलों की जब यह दंपति सजाता था अपने सपने, रखता था अपने आने वाले कल की बुनियाद। मेरा प्यारा घरौंदा टूट गया, मेरा प्यारा घरौंदा टूट गया। जो जान से भी प्यारा था, वही तो एक सहारा था। मेरा वो जीवन साथी था, मेरा प्यारा घरौंदा टूट गया। समय की आंधी सपने उड़ गए, जीवन ये अब बिन पतवार। संसार ये प्यासारा सूना लगता, जब से खो गया मेरा प्यार। मेरे जीवन का अंधियारा, क्या मेरे प्यार को लगता प्यारा। क्यों मेरे दिल में उफान उठा, क्यों पाप पुण्य की बात उठी। परिस्थिति काल और यह संसार, जो है गढ़ता जीवन धार। उजड़ी बगिया में खिलती कलियां, चहल पहल ये दिल की गलियां। भाव हृदय के प्यार के झोंके, यह तो कोई नहीं अपराध। हृदय के इस कोमल भाव को, इसे नहीं मुरझाने दूंगी। मतलब कि इस दुनिया में धार विवेक मैं ही तो दूंगी। लोग भले कुछ कहते रहें, पर प्यार है मेरा प्यार। अंधियारा मुझे नहीं स्वीकार, अंधियारा मुझे नहीं स्वीकार। मेरा प्यारा घरौंदा टूट गया, मेरा प्यारा घरौंदा टूट गया। मेरा प्यारा घरौंदा टूट गया। चाहे जो भी कह ले, सोच ले, मन में चाहे जैसे भी विचार उमड़ घुमड़ रहे हों, लेकिन हकीकत यही था कि आज सूर्यकांता अपने पति से बिछड़ चुकी थी।
आज गहरी उदासी में सूर्यकांता का साथ वही दे रही थी, स्वयं अपना। हाँ, इतना जरूर है कि उसकी बहन, उसके बहनोई भी आए, परंतु कुल मिलाकर उदासी, त्रासदी और अनपेक्षित घटनाओं का भंवर जाल। परंतु इन सब के बीच कोई न कोई अनकही खुशी, उत्साह की आहट महसूस हो रही थी उसे। जब मन में हो उत्साह और उमंग उल्लास, तब जन्नत और दुनिया की सारी वो खुशियां रहे तुम्हारे पास। लंदन या पेरिस, तैरता वेनिस, बर्फ लदी चोटी या फूलों की घाटी, ये सारे नजारे दिखे नैनों के पास। ये सारे नजारे दिखे नैनों के पास। ये सारे नजारे दिखे नैनों के पास। सूर्यकांता को ऐसा लगता था जैसे उसकी खुशियां, उसका प्यार बिछड़ा नहीं, कहीं गया नहीं, यहीं कहीं आस पास है। पास है ऐसा एहसास है, आस पास है ऐसा एहसास है, सारी दुनिया मेरे पास है, सारी दुनिया मेरे पास है। एम्स्टर्डम के ट्यूलिप फूल या नीवा नदी पे सिमटते बिछते पुल, पेरिस की सेंट लॉरे या सेंट पीटर्सबर्ग का हरमिटाज, सभी लगते पास ही आज, सभी लगते पास ही आज। दिल कहता ये मेरा यार, मेरा प्यार है यहीं आस पास। दिल कहता ये मेरा यार, तेरा प्यार है यहीं आस पास, मेरा प्यार है यहीं आस पास। अजीब भाव था सूर्यकांता के मन में, यौवन की चंचलता, प्यार पाने की चाहत, दिल में फिर से अंकुरित प्यार के कोमल भाव। एक वैसी परिस्थिति जब उसे स्वयं नहीं पता था कि आखिर उसके जीवन में ये सारा कुछ हो क्या रहा है। दुनिया की नजर में और स्वयं उसकी अपनी भाषा परिभाषा में भी उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। और यह उत्साह, उल्लास और ऐसी भावनाएं जो क्या दुनिया और क्या दुनिया वाले, स्वयं उसकी नजर में भी पाप ही था। लेकिन कहीं ना कहीं एक संघर्ष जारी था। वह स्वयं ढूंढ रही थी वैसा रास्ता जिसकी वह राही बने आगे बढ़े। आखिर सच क्या है, नैतिकता क्या है, पाप और पुण्य की परिभाषा क्या है। ये भाव जो मन में उमड़ रहे, ये भाव जो मन में उमड़ रहे, जीवन के ऐसे क्षण में क्यों प्यार के झोंके आते रहे। प्यार तो है अपराध नहीं, पाप नहीं, अनुचित भी नहीं। प्यार है क्या और क्या है पुण्य, परिभाषा इसकी हम गढ़ते रहे। जगह काल परिस्थिति ही तो इसे परिभाषित करते रहे। इसीलिए तो लिए विवेक का साथ हम आगे बढ़ते रहे। बिना प्यार जीवन कैसा, प्यार बिना जीवन सूना। तुम भी विवेक का साथ लिए, जो उचित लगे वो करते रहो। लोग भले कुछ कहते रहे, तुम भी विवेक का साथ लिए, जो उचित लगे वो करते रहो। भले लोग कुछ कहते रहे।
भले लोग कुछ भी कहते रहे। जीवन के रास्ते सीधे सपाट नहीं होते। कोई भी नहीं जानता, ना हम ना आप, कोई भी नहीं जानता कि जिंदगी का आने वाला पल हमारे लिए कैसी सौगात लाने वाला है, कैसी आफत आने वाली है। हमारी जिंदगी में हमेशा जरूरत है दृष्टि की, दूरदृष्टि की, जब हम अपनी नजरों से इस दुनिया की पड़ताल कर सके। यह तभी संभव है जबकि हम दिल के अमीर बने, हृदय में सद्भावना हो, अपनी ताकत, अपनी कमजोरी की सच्ची पहचान हो, हर एक मामले में हमारी परिभाषा सच्चाई के करीब हो, हम रिश्तों की गहराई को समझे। क्योंकि समय हमारी तकदीर को बनाता तो है, लेकिन हमारे गुणों और हमारी विशेषताओं के अनुरूप ही। अपने आप को सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छा बनाना न केवल हमारा अधिकार है, बल्कि हमारी जिम्मेदारी भी है। सही बात तो यह है कि हमें सफलता और संतुष्टि तभी मिलती है जब हम अपनी जिम्मेदारी को समझे अच्छी तरीके से। धन्यवाद, नमस्कार। जब न धरती की समझ थी ना समझ आकाश की, तब भी थी थोड़ी समझ मुझे सूर्य के प्रकाश की। आग पानी की समझ थी और समझ दिन रात की, फिर समझ थी मन के अंदर उठ रहे हर भाव की। सूर्य कांता की कहानी है इसी समझ मनोभाव की। सूर्य कांता की कहानी है इसी समझ मनोभाव की। सूर्य कांता की कहानी है इसी समझ मनोभाव की।